हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज की क्लास बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नंबर 9 है। तो इसे अब स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज की क्लास बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नंबर 9 है। स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप इसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी जल राशि यानी नदी जो है वो कौन सी है। जल राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो नदी है वो विश्व की कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सी नदी है? तो अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो कि प्रवाहित की दृष्टिकोण से यानी कि जल राशि जो है प्रवाहित करने की दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अमेजन जो है वह इंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा में अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? तो अटलांटिक सॉरी अटलांटिक अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये मिल जाती है, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस नदी यानी अमेजन नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 6296 किलोमीटर। टोटल इस नदी की लंबाई है। विश्व में सबसे व्यस्त जो नदी है वो परिवहन के दृष्टिकोण से वो कौन सी नदी है? तो वो है आपका राइन नदी। राइन नदी जो कि परिवहन के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है, जिसकी लंबाई टोटल कितना है? 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? नील नदी की लंबाई है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन है? मिस्र की राजधानी काहिरा। काहिरा जो है वो नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है, जो कि कहाँ है? मिस्र की राजधानी है ये, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सी है? हीराकुंड बांध जो है भारत की सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, संबलपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। संबलपुर कहाँ? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध में इसका गिनती होता है, जिसकी लंबाई टोटल कितना है? 4800 किलोमीटर है, ठीक है ना। सॉरी 4800 मीटर है। 4800 किलोमीटर का बांध थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। 4800 मीटर है इसकी टोटल लंबाई। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध विश्व की सबसे ऊंचा बांध है, जो कि गुरुत्वीय बांध है, ठीक है ना। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध जो है वो विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है, ठीक है। आगे है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर है। कहाँ स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। रिहंद परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी है, ठीक है ना, जो कि रिहंद परियोजना है उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर के दरबार में के प्रसिद्ध कवि थे कौन थे। यानी अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध कवि थे वो कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन थे? रहीम खान ए खाना जो जो थे वो प्रसिद्ध कवि थे। बीरबल और अकबर की जो मित्र था वो बैरम खान का संरक्षण एवं तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। जो बीरबल था, बीरबल अकबर का मित्र था। जो बीरबल था वो अकबर के मित्र थे। बैरम खान जो थे वो कौन थे? अकबर के संरक्षक थे। और तुलसीदास जो थे, तुलसीदास अकबर के समकालीन में थे। अकबर के दरबार में टोटल सुशोभित नवरत्न थे ना, नवरत्न जिसे बोलते थे, नवरत्न जो कि अकबर के दरबार में थे वो कौन कौन थे देखते हैं एक बार। जैसे थे पहला अबुल फजल, जो कि पहले में आते हैं। फिर है फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और लास्ट में है मुल्ला दो प्याजा। ये टोटल नवरत्न थे जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। अकबर की जो बाल्यावस्था था यानी अल्प आयु था उस टाइम उनके जो संरक्षक थे यानी उनके संरक्षक की जिम्मेवारी किनके पास था? तो बैरम खां के पास में था, ठीक है ना। और अकबर का जन्म हुआ था कहाँ? अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर है 4, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, यानी मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मृतकों का टीला कहते हैं किसे? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो की जो खोज हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में। रखाल दास
राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा इनका इसका खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? सिंध का बाग किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। सिंधु सभ्यता जो क्या था, वो कौन सी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता था। सिंधु सभ्यता क्या था? नगरीय सभ्यता में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार, ठीक है, एक प्रमुख क्या है? स्मारक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति मिला है। किसका मिला है? नर्तकी का। नर्तकी का जो कांस्य मूर्ति मिला है, कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या? पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? पैन अमेरिकन है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके सभी के लिए होता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, तीनों के लिए यूज होता है। जो नाम उसका क्या कहते हैं? पैन अमेरिकन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है, यानी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन बने हैं? संतोष यादव। संतोष यादव जो विश्व की पहली महिला बने हैं, वो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली बनी है। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं क्या। तो संतोष यादव कब कब चढ़े थे? तो 1992 और 1993 में, यानी कि 1992 में और 1993, यानी 2 लगातार वर्ष में चढ़ने वाली, 2 बार लगातार चढ़ने वाली रिकॉर्ड बनाई है कौन? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी जापान की जुंको तेबई। कौन थी? जुंको तेबई, जो कि कहाँ की थी? जापान की प्रथम महिला बनी थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? तो बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में चढ़े थे। कामी रीता शेरपा जो है 24 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। यानी कि 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की सफलता किसके द्वारा? कामी रीता शेरपा के द्वारा 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा गया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेजनिंग नॉर्गे चढ़ने वाले पहले बने थे। ठीक है ना, यानी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा गया था? तो 1953 में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता है। महात्मा गांधी का मानना था कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो है वो अधिक संवेदनशील और नैतिकता से जुड़ा होता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा का सर्वाधिक महत्व दिए थे। ठीक है ना, गांधी जी के द्वारा लघु एवं कुटीर जो उद्योग है उसका समर्थन किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो जो थे किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिसे सितार एवं तबला का आविष्कारक कहा जाता है, सितार एवं तबला का जो आविष्कार किए थे वो किसके द्वारा? इसके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तान का शासनकाल देखा। ठीक है ना, हिंद ए तोता कहा जाता है कि नहीं? अमीर खुसरो को हिंद ए तोता, हिंद ए तोता किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को हिंद ए तोता कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? यह जनता के लिए क्या है? अफीम है। धर्म के बारे में किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? इस कथन को किसके द्वारा कहा गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मार्क्स के द्वारा कहा गया था, यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। कार्ल मार्क्स जो थे वो धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्ष में थे। जो कार्ल मार्क्स थे वो धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्ष में थे। कार्ल मार्क्स जो थे कहाँ के थे? जर्मन के दार्शनिक थे। ठीक है ना, और सामाजिक प्रणेता भी थे। गांधी जी धर्म को राजनीति में अनिवार्य मानते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स अलग रखना चाहते थे। यानी कार्ल मार्क्स और गांधी जी में क्या था? दोनों अलग अलग, दोनों का विचार था। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे। दास कैपिटल जो पुस्तक है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है, यानी पतंजलि जो है वो किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, योग सूत्र के लिए विख्यात है पतंजलि। पतंजलि योग सूत्र के लिए विख्यात है। योग दर्शन का जनक जो है वो पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि जो थे वो शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद है। अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखी थी। किसके द्वारा लिखा गया था? अष्टाध्यायी पर महाभाष्य जो लिखा गया था वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका क्या? रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी अंडा उत्पादन से संबंधित है। किसका? रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से संबंधित है। देखते हैं कुछ उत्पादन और क्रांति किससे संबंधित है वो देखते हैं। जैसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। पीली क्रांति का किससे संबंध है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन, क्योंकि आलू गोल रहता है तो गोल उत्पादन आलू से हो गया, क्योंकि आलू तो गोल ही रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है क्या? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोवा रिजर्व जो है वो आपको किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ स्थित है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट आपका असम में स्थित है। असम में और भी है, जैसे कि क्या हो गया आपका ओरंग। ओरंग या राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, वो कहाँ स्थित है? वो भी असम में आपका स्थित है। नामदफा एवं मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और एक है आपका नामदफा। ये आपका दोनों कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में स्थित है। एक और है रायमोना वन्य अभ्यारण्य। रायमोना वन्य अभ्यारण्य आपका असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोल रहा है भारत का मानक समय रेखा जो है वो किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा वो है किस शहर से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ से? इलाहाबाद के पास में नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? नैनी से। ठीक है, जो कि इलाहाबाद के नज़दीक में है। भारत का मानक समय जो है वो GMT से कितना है? 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है ना। भारत का मानक समय जो है वो कितना डिग्री देशांतर पर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है ना, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का जो मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर हो गया आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यानी टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या? भारत का जो पूर्वी देशांतर रेखा है यानी कि मानक समय जो है वो भारत के टोटल कितने 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा भारत के टोटल कितने राज्यों से गुजरता है? कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि आपका है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपका जो भारत का मानक समय रेखा है वो टोटल 5 राज्यों से और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या? हम्पी में खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी में जो खुला संग्रहालय है वो किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम्पी का जो खुला संग्रहालय वो आपका कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था वो 1336 ईस्वी में हुआ था, हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। हजारा मंदिर एवं विट्ठल स्वामी मंदिर जो है कहाँ स्थित है? हम्पी में ही स्थित है। कौन कौन? हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर। हम्पी शहर जो है वो किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, तुंगभद्रा नदी के तट पर है। कुतुबशाही वंश की राजधानी कहाँ था? गोलकुंडा। कुतुबशाही वंश था उसका राजधानी था गोलकुंडा था। ठीक है ना, गोलकुंडा। बहमनी जो वंश था उसका राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा। ये किसका राजधानी था? बहमनी वंश का। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है वो आपका कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था। 1954 में इसका स्थापना हुआ था। भारत के कार्यरत कुछ विद्युत केंद्र हैं, जैसे देखते हैं तारापुर परमाणु विद्युत गृह जो है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में स्थित है आपका राजस्थान परमाणु विद्युत गृह जो आपका है रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। कलपक्कम जो है आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। बुलंदशहर जो है नरौरा, नरौरा जो स्थित है, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र आपको बुलंदशहर में मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र आपको सूरत में मिलेंगे जो कि गुजरात राज्य में है। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु विद्युत ग्रह थे जिसे अपन लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे। और यदि वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि आपको भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक जो जूट है वो कहाँ होती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कहाँ होता है? बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में सबसे अधिक जूट होती है। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो जूट उत्पादन के लिए क्या है? विख्यात है। भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादन में एकाधिकार रखता है, यानी कि वर्ल्ड पूरे विश्व में भारत और बांग्लादेश में जूट का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है, इसलिए एकाधिकार है। भारत में प्रथम जूट का जो कारखाना है वो 1859 ईस्वी में कब खुला था? 1859 ईस्वी में रिसरा में खुला था, ठीक है ना। 1859 ईस्वी में स्थापना हुआ था। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। बिहार में सबसे अधिक जो जूट होता है वो कहाँ होता है? तो पूर्णिया जिले में होते हैं, ठीक है ना। बिहार में सबसे अधिक जो जूट होता है वो कहाँ होता है? तो पूर्णिया जिले में होता है जो कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? जो नीलगिरी है तमिलनाडु में, वो पहाड़ी एरिया में किसकी खेती अधिक की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसका किया जाता है? कॉफ़ी की खेती अधिक किया जाता है। कहाँ? नीलगिरी में। नीलगिरी की पहाड़ी है, वहाँ पर जो जनजाति पाए जाते हैं उसे टोडा जनजाति कहते हैं। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति, जो कि नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ चाय की भी खेती होती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है? दोदा बेटा जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर है, ठीक है ना। 2637 मीटर। ऊटी जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर ही अवस्थित है। भारत में सबसे छोटी इलायची की सर्वाधिक जो खेती होता है केरल में होते हैं। सबसे अधिक जो है भारत में छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका बोल रहा है क्या? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक नामक, ठीक है। 10 सीकर पुस्तक है, वो भी आपको रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। सॉरी, 10 सीकर जो पुस्तक है वो आपको लिखा गया है करण बजाज के द्वारा 10 सीकर नामक पुस्तक लिखा गया है। द लास्ट लेविरेंथ जो पुस्तक है ये आपको लिखा गया किसे? अरुण जोशी के द्वारा। अरुण जोशी जी के द्वारा लिखा गया है द लास्ट लेविरेंथ पुस्तक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्य जो देश हैं वो टोटल यूएन में कितने होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। टोटल अस्थायी जो सदस्य को देशों की संख्या टोटल कितना है? 5 है। 5 कौन कौन देश होते हैं? कौन कौन से देश हैं? तो वो है आपका अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड टोटल है, ठीक है ना। टोटल 5 देश हैं। इनके पास में जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास एक वीटो अधिकार भी होता है। अस्थायी सदस्यों की संख्या टोटल कितना होता है? तो 10 होता है। टोटल अस्थायी 10 और अस्थायी 5, यानी टोटल जो सदस्य संख्या होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। अस्थायी जो देश होते हैं उनका चुनाव महासभा के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहाँ स्थित है? फिलीपींस मनीला में स्थित है, ठीक है ना। मनीला जो कि फिलीपींस में स्थित है।
वहाँ की राजधानी है फिलीपींस की, ठीक है, मनीला। इसकी स्थापना कब हुआ था एशियन डेवलपमेंट बैंक की? तो इसका स्थापना जो हुआ था 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। विश्व बैंक जो है वो दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करती है। इसका मुख्यालय आपका कहाँ मिलेगा? वाशिंगटन डीसी में मिलेंगे, जो कि अमेरिका की राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए ऋण देते हैं अपने जो उनका सदस्य देश है उसको, ठीक है ना। इसका मुख्यालय भी आपको वाशिंगटन डीसी अमेरिका में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो भारत की खोज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है, जो कि अहमदनगर किला के जो जेल है उसमें लिखे थे ये। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक है, ये भी आपको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। और एक बुक और है पिता का पुत्री का नाम, ये इस पुस्तक के भी लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है ना। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, राशियों की कुल संख्या क्या है? ज्योतिषीय क्षेत्र पर, मैंने ज्योतिष के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में राशि की जो टोटल संख्या है वो कितना है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। राशि टोटल कितने हैं? 12 हैं, ठीक है ना। नक्षत्रों की संख्या कितना है? तो नक्षत्र जो है वो टोटल आपका 27 है। नक्षत्र किसे कहते हैं? तो नक्षत्र किसे कहते हैं? तो नक्षत्र जो है नक्षत्र समूह को राशियाँ कही जाती है। राशि किसे कहते हैं? तो नक्षत्र के जो समूह होते हैं उसे हम राशि कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जितनी नक्षत्र समूह से एक माह में गुजर जाती है उसे हम नक्षत्र कहते हैं। यानी कि नक्षत्र का जो परिभाषा है वो है कि पृथ्वी जितनी नक्षत्र समूह से एक माह में गुजर जाती है उसे हम नक्षत्र कहते हैं। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितना है? टोटल 8 है। तो सूर्य की ओर से बढ़ते हुए मतलब दूरी में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्रम में दूरी कौन कौन है, सबसे ज़्यादा दूरी में सूर्य से कौन कौन सी दूरी में ग्रह है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले सूर्य, उनके बाद सबसे नज़दीक में कौन सी है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे दूरस्थ में क्या है? वरुण है, ठीक है ना। तो सूर्य से क्रमानुसार देखिए बढ़ते हुए क्रम में ग्रह को। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो आपका कौन सा? शुक्र है, जो कि पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है ना। या शाम का तारा, भोर का तारा भी किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं। और सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ही है। सबसे गर्म ग्रह कौन सी है? शुक्र ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? वो कौन से आईसीएस अधिकारी था जो कि रिटायर थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एओ ह्यूम था। एओ ह्यूम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि 1885 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे, कौन बने थे? डब्ल्यू सी बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे? बहरुद्दीन तैयबजी थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो बने थे वो जॉर्ज यूले थे। जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। आगे बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था, जो कि डफरिन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। किन्हें? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, जो कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कब कब रहे थे? 1886, 1893 और 1906 में 3 बार टोटल अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के ये दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन है? भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। कुछ पुस्तक है और लेखक इंपॉर्टेंट जो कि देखते हैं, जैसे गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। कागज ते कैनवस इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम है।
प्रीतम, ठीक है ना, अमृता प्रीतम जी हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष जी हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लीमेंट इटली थे। क्लीमेंट इटली थे जो कि उस टाइम भारत थी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1946 यानी कि 1946 ईस्वी में लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है ना, और क्लेमेंट इटली वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। इसके पहले कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। यानी क्लेमेंट इटली के पहले जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे वहाँ के प्रधानमंत्री। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, ठीक है ना, उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे, ठीक है ना, जो कि लिबरल पार्टी के थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब कब हुआ था? 1930, 31 और 32 में। इस टाइम तीनों में जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे, ठीक है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? पूना संधि यानी पूना समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1932 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अम्बेडकर जी के द्वारा हरिजनों को अलग अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए थे, ठीक है ना। कौन हुए थे? डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा। पूना पैक्ट जो हुआ था पुणे के यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे के यरबदा सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है सिंह का संरक्षण होता है, यानी निम्न में से सिंह का जो संरक्षण है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गिर नेशनल पार्क जो कि गिर गुजरात में है, जो कि सिंह के लिए यानी फेमस है, ठीक है ना, सिंह के संरक्षण के लिए। मानस नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है। मानस कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, जो कि हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है वो आपका कहाँ स्थित है? काजीरंगा भी आपका असम में स्थित है, असम में स्थित है, एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है ये, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपको कहाँ स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। गिर कहाँ है आपका? गुजरात में, ठीक है, जो कि सिंह के लिए यानी शेर के लिए, शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एशियाई शेर जिसको बोलते हैं, एशियाई शेर के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियायत से जुड़े थे? राजा रवि वर्मा जो थे वो किस रियायत से जुड़े थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किससे जुड़े थे? त्रावणकोर से, त्रावणकोर रियायत से जुड़े थे, ठीक है ना। रवि वर्मा जी यानी राजा रवि वर्मा जो थे उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वो हिंदू महाकाव्य तथा धर्म ग्रंथों पर बनाए गए जो चित्र है उससे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए कौन? राजा रवि वर्मा जी, जो कि एक पेंटर थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? यानी अमरकंटक में जो कौन सी नदी है उद्गम उसका अमरकंटक में होता है, लेकिन वो बिहार में भी बहता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन सी नदी है वो? सोन नदी जो कि बिहार में भी बहती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है जो बिहार के पटना के निकट कहाँ? गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती हैं जो कि कौन कौन है? नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी, और तीनों दिशाएं में प्रवाहित भी होती है। पुनपुन नदी जो है वो आपको छोटा नागपुर के पलामू से निकलते हैं तथा पटना के निकट में फतुहा में जाकर के वो गंगा नदी से मिल जाती है। भारत के जो अमरकंटक जो शहर है, अमरकंटक जो है वो भारत के मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है, ठीक है ना, अमरकंटक, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कब हुआ था? 31 दिसंबर
1929 को, यानी कि 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो JL नेहरू के द्वारा किया गया था, इसकी अध्यक्षता किया गया था, जो कि लाहौर के रावी नदी के तट पर हुआ था। इसी में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया। ठीक है ना। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस सर्वप्रथम मनाया गया। यानी सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी कारण है कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया, भारतीय संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया। और अपन लोग सभी 26 जनवरी को प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। आगे हैं कुछ पॉइंट। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, इसीलिए 15 अगस्त को अपन लोग सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। एक पाइन वन जो है, एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज होते हैं, यानी एक पाइन वन के जो किस्टोन स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होते हैं, इसका जो मूल जो नाम है यानी मूल तत्व जो जाति है वो क्या है, पाइनेसी। क्या होते हैं, पाइनेसी होते हैं। यानी एक पाइन वन के किस्टोन जो स्पीसीज होते हैं वो पाइनेसी के होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किस में हुआ था, गुप्त युग में हुआ था, यानी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। किसे, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत में मंदिर बनाने का जो प्रथम उल्लेख है वो किस काल से मिलता है, तो गुप्त काल से ही मिलता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी बाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन सी, पांडु वंश। कौन है, पांडु वंश है। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी बाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था, तो इसका आपका है पांडु वंश का। ठीक है ना। ये कन्नौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री थी। किसकी थी, कन्नौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री थी। इनकी शादी हर्षगुप्त से हुआ था, और हर्षगुप्त की जब मृत्यु हो गया था तो उनके याद में सिरपुर में इन्होंने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका, कौन से मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर। ठीक है ना, इसका निर्माण कराया था, जो कि ईंटों से कराए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है। कलचुरी काल में सती प्रथा जो है प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं, यानी किस रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सती महल के रूप में प्राप्त होते हैं। किस रूप में, सती महल के रूप में प्राप्त होते हैं। कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसका प्रमाण रतनपुर में सती महल के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण है वो एरन अभिलेख में मिलती है। कौन से अभिलेख में मिलती है, तो एरन अभिलेख में मिलती है। ठीक है ना। कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस अभिलेख में सती प्रथा का जो प्रचलन किस अभिलेख से प्राप्त होता है, यानी किस अभिलेख से मिलता, तो एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा को रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण शासक थे उन्होंने भी प्रयास किया था, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, शिवाजी जैसे शासक ने भी इन्हें रोकने का प्रयास किया था, परंतु रोकना मुश्किल था। दिसंबर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया। ठीक, कब, 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है। जो प्राथमिक विपणन समिति है वो किस कार्य को निम्न में से नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है वो नहीं करता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुआ था,
1965 में, 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुआ था। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत व मूल्य आयोग कर दिया गया जी, ठीक है ना जी। उसके द्वारा टोटल 23 फसल यानी टोटल 23 फसल हैं, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। किसके द्वारा? कृषि लागत व मूल्य आयोग के द्वारा, जो कि 1985 में इसका नाम बदलकर नया बना दिया गया, ठीक है ना। किसका नाम बदला गया? तो कृषि मूल्य आयोग का नाम बदला गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 36 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका, मशहूर जो नाइक के जो जूते पहनते हैं और कपड़े सहित भारत के अन्य देशों में पहने जाते हैं, शब्द नाइक का अर्थ जो है वो क्या है? नाइक जो अर्थ है NIKE, उसका अर्थ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि विजय की यूनानी देवी, विजय की यूनानी देवी। नाइक एक अमेरिकी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिकी कंपनी है। और इसका स्लोगन जो है वो क्या है? जस्ट डू इट। क्या है? जस्ट डू इट, ठीक है ना। इसका स्लोगन है किसका? नाइक का। और यह एक अमेरिकी कंपनी है जो कि अमेरिका में स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मैंने निम्न में से कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि विधानसभा में स्पीकर जो होते हैं, ये गलत है आपका, ठीक है ना। विधानसभा में स्पीकर नहीं होते हैं। विधानसभा की अध्यक्षता जो करते हैं उसे विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा के अध्यक्ष बोलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं। जैसे राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो सभापति होते हैं, सही है। विधान परिषद में भी सभापति होते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्षता करते हैं उसे स्पीकर बोलते हैं, ये भी सही है आपका, ठीक है। यानी कि ये आपका गलत था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कितने किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 को किए जाते हैं मनोनीत, 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद कितना? 80 के अनुसार, अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा में जो क्षेत्र में जो 12 सदस्य हैं उनको मनोनीत करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, ढोल उत्सव या ढोल जात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यानी ढोल उत्सव या ढोल जात्रा जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सॉरी, इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ढोल उत्सव को ढोल जात्रा भी कहते हैं, ठीक है ना। ढोल जात्रा उत्सव उसी को कहते हैं। रंगों का त्यौहार जो बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार जो होता है क्या होता है? इसमें भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। यह जो त्यौहार है किन भगवान को समर्पित है? तो भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसे दिया गया? रतन टाटा जी को दिए गए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से? यानी शरद कुमार जी हैं, उनका संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किससे संबंधित है? हाई जंप से संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 42 नंबर, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है ना। 10,000 रन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय रन जो कि बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? क्रिकेटर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिथाली राज बनी है पहली महिला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है सेंचुरियन में टेस्ट मैच में जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? ठीक है ना। पहली एशियाई टीम कौन बनी है जो कि सेंचुरियन में मैच जीती है क्रिकेट की? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा, टेस्ट मैच की बात हो रहा है ना, टेस्ट मैच की, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वो देश है आपका भारत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? प्रिंटिंग प्रेस जो है
वो तकनीक का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। इसका आविष्कार आपको गुटेनबर्ग के द्वारा 1490 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना। विंडशील्ड वाइपर का आविष्कार मैरी एंडरसन के द्वारा किया गया था। मैरी एंडरसन के द्वारा विंड, देखिए क्या लिखते हैं, विंड शील्ड वाइपर विंडशील्ड वाइपर जो है इसका आविष्कार मैरी एंडरसन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट के द्वारा, किसका आविष्कार? रिवॉल्वर का, रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट के द्वारा किया गया। और एकल तार जो टेलीग्राफ प्रणाली है, एकल तार टेलीग्राफ प्रणाली एस सैम्यूल के द्वारा किया गया। ठीक है ना, इसका आविष्कार किया गया था इनके द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? यानी भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है, तो कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब राज्य है वो। ठीक है ना, पंजाब राज्य के द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार सम्मान 2021 किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अमित केसरवानी जी को दिया गया, अमित केसरवानी जी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? यानी कुंवर सिंह जी का देहांत कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। ठीक है ना, उनकी उम्र लगभग कितना था? 80 वर्ष में लगभग उनका देहांत हुआ। ठीक है, 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? तो बहादुर शाह जफर जी के द्वारा किया गया। प्रथम नायक जो शहीद हुए थे 1857 के विद्रोह में वो कौन थे? तो मंगल पांडे थे। प्रथम नायक थे कौन? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले अंतिम नायक कौन थे? तो अंतिम जो नायक थे वो थे तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे जी थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सी? 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन बोल रहा है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो थे वो किस गांव के निवासी थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सी गांव के थे? मुरली भरावा के निवासी थे। मुरली भरावा गांव के निवासी कौन थे? राजकुमार शुक्ल जी थे। चंपारण के राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण के नील किसान के द्वारा चलाया जा रहा 3 कठिया आंदोलन जो था उसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण उनका पहला कार्यस्थल था, जहाँ कर्मस्थल था या कार्यस्थल था, जहाँ पर उन्होंने सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किया। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? 48 एकड़ जमीन जो है सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु किसने दान में दी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खैरू मियाँ के द्वारा दिया गया। खैरू मियाँ जी के द्वारा दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है क्या कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। ठीक है ना, आरक्षित छोड़ देंगे, उनके आगे आरक्षित यदि हम छोड़ देंगे तो वह यह जो वर्ष 1946 में बात कही थी वो किसने कही थी? एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? ठीक है ना, 1946 में यह बात कही गई थी, तो किसके द्वारा कही गई थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल के द्वारा कहा गया था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यह बात कही गई थी। कैबिनेट मिशन जो थे जो कि 1946 में भारत आया था, 1946 में भारत आया था, इन्होंने पाकिस्तान की जो मांग था उसको क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। ठीक है ना, इसके बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त कब 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही प्रारंभ कर दी। इसके कारण अव्यवस्था एवं अराजकता का वातावरण बन गया था। ठीक है ना, इसी के कारण बन गया था। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज की क्लास जो है वो आपको यहीं समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं, फिर मिलेंगे आपको कल नए क्लास में। उससे पहले आपको बता दें कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।